नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बच्चों बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारी स्थानीय शासन की है वो बात करें हम। सरकार के है वो अलग अलग जो स्तर थे उनके ऊपर भी हमने बात की। सरकार के है वो अंग की भी बात की। मैंने है वो शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ एंड वाई, किस तरह से संविधान कैसे और क्यों से बात की। मूल अधिकारों की मैंने बात की। मैंने बात चुनाव की है वो बात की। रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव, चुनाव और प्रतिनिधित्व, तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर, उसके ऊपर बात की। मैंने कार्यपालिका के रूप में चतुर्थ चैप्टर की बात की। मैंने विधायिका के रूप में है वो पंचम चैप्टर की बात की। मैंने है वो न्यायपालिका के रूप में षष्ठम चैप्टर की है वो बात की। मैंने संघवाद के रूप में सप्तम चैप्टर की बात की। और मैं आज अष्टम चैप्टर की एक बात करूंगा जिसमें स्थानीय जो सरकार है। आप इस तरफ है वो फोटो देख रहे हैं कुछ। चैप्टर हमारा अष्टम है, स्थानीय सरकार, लोग स्थानीय है वो गवर्नमेंट की बात करूंगा। और इसमें जो कुछ फोटो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो गांव के कुछ लोग हैं वो बैठे हैं और वे लोग बैठे पंचायत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। आप लोग अक्सर कहते हैं कि अरे तुम लोग सभी एक होकर के क्या पंचायत कर रहे हो, क्या है वो बात करो। तो बस आज हम उन्हीं पंचायत की है वो बात करेंगे। वो पंचायत किस तरह से है वो शासन का काम करती है उनके ऊपर है वो बात करेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम हो जाएगा स्थानीय शासन। क्या नाम है? स्थानीय शासन है। लोकल जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से है वो काम करती है। प्यारे बच्चों, यदि बात की जाए सरकार की तो मैंने बार बार कहा कि सरकार है वो ये सरकार, मैंने बार बार कहा कि सरकार एक संस्था है। सरकार क्या है? एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सरकार है। बेसिक इस सरकार के हैं वो दो स्तरों की तो हम बार बार बात कर रहे हैं। दो स्तर, स्तर क्या है? स्तर, लेवल। दो स्तरों की तो मैंने बार बार बात की। आज सरकार के एक तीसरे स्तर की बात करूंगा। तो दो स्तर कौन सा? एक स्तर था हमने देखा कि जो किस तरह से है वो केंद्र सरकार काम कर रही। कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कहो तो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, या इसको संघीय सरकार कह दो। ये कहां पर है? ये पूरे देश के लिए। ठीक बात। सरकार का यदि दूसरा स्तर की आप बात करोगे तो सरकार का दूसरा स्तर आता है राज्य के ऊपर। देश, देश के बाद में राज्य, तो दूसरा आ गया राज्य। ये आप देखिए इस स्तर में देश, देश को किस में बांटा? राज्यों में। ठीक है, तो ये राज्य सरकार है। हमने बात संघवाद की तब मैंने कहा कि शक्तियों का केंद्र और राज्य सरकारों में बंटवारा संघ सरकार है, यानी शक्तियों का सरकार के स्तरों में बंटवारा संघवाद है वो कहलाता है। कौन सा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा, संघवाद। आज उसी संघवाद को हम आगे बढ़ाएंगे और उस संघवाद को ज्यादा विकेंद्रित करेंगे। विकेंद्रित यानी पावर में आपको शेयर करूंगा। पहले केंद्रीकरण में आपसे मैंने पावर ली, लेकिन अब मैं विकेंद्रीकरण कर रहा हूं, पावर को और ज्यादा शेयर कर रहा हूं। और वो किसके साथ में कर रहा हूं? स्थानीय सरकार के ऊपर कर रहा हूं, लोकल बॉडीज के ऊपर। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा आज जो हमारा स्तर होगा वो आ जाएगा स्थानीय सरकार। क्या नाम है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का क्या मतलब हुआ? स्थानीय सरकार का मतलब हुआ कि जैसे आप हैं वो कोई गांव से, मैं अपने गांव से, आप अपने गांव। तो सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन्होंने कहा कि क्यों नहीं जो ग्रामीण लेवल के ऊपर वहां भी एक ऐसी सरकार हो और वो भी स्वतंत्र रूप से ये भी काम कर रहे हैं, ये देश के लिए कर रहे हैं, ये राज्य राजस्थान के लिए कर रहे हैं, और वहां एक सरकार ऐसी बनाओ जो गांव के लोगों के लिए करे, गांव के लोग ही मिलकर काम करे। तो उसके लिए स्थानीय सरकार की बात आई। और स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट की बात आई तो लोकल गवर्नमेंट के दो स्वरूप है। आप लोग, कुछ लोग शहर में रह रहे हैं तो शहर की सरकार, शहरी भाग तो शहरी भाग, तो शहरी भाग तो शहरी सरकार। दूसरे जैसे मेरे जैसा व्यक्ति है वो गांव में रह रहा है, मैं गांव में रह रहा हूं, तो ग्रामीण सरकार उनकी है वो बात करेंगे। तो ये बेसिक स्तर है सरकार का। और इसी स्तर के इर्द गिर्द आज हमारी बात होगी कि हम शहर की सरकार होगी, उसके ऊपर है वो बात करेंगे। शहरी किस तरह से है वो
शहर में शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है, कौन कौन से है वो सरकार के स्तर होंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर गांव की है वो बात करेंगे। तो ये एक हमारा स्तर है वो रहेगा सरकार का। तो क्या समझे आप स्थानीय शासन आपके माइंड में आते आप कहोगे कि सर स्थानीय शासन है वो सरकार का तीसरा स्तर है, और तीसरा स्तर है वो हमारे देश में किस तरह से है, वो इस तीसरे स्तर की भूमिका रही। आज़ादी से पूर्व हम देखेंगे और आज़ादी के बाद में, ये दो लैंडमार्क लेंगे, एक तो आज़ादी से पूर्व और एक आज़ादी के बाद में। और यदि आप कहो और इसका यदि मैं विभाजन करूं तो थोड़ा सा और भी इसमें है वो विभाजन मैं करूंगा, किस तरह से है वो प्राचीन काल में स्थिति, मिडिवल में, और फिर है वो मॉडर्न आधुनिक काल में क्या स्थिति थी, वर्तमान में स्थानीय सरकार की हो क्या स्थिति थी, उनके ऊपर मैं है पूरी चर्चा करूंगा। तो ये सरकार का एक स्तर है, उसके ऊपर बात करेंगे। पुनः बात यहां से स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार क्या है, पहली बात तो सरकार का स्तर है। क्या है ये, सरकार का स्तर, सरकार का स्तर है। कौन सा स्तर है सरकार का, तीसरा स्तर है। कौन सा है, तीसरा। पहला तो केंद्र है, दूसरा राज्य है, और ये स्थानीय सरकार कौन सा है, तीसरा स्तर। दैट्स ऑल, तीसरा स्तर आ जाना चाहिए। अब जो ये स्थानीय सरकार तीसरा स्तर है, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों। वही एक तो गांवों की सरकार और दूसरा है वो शहरों की। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, गांवों की जो सरकार होगी इनको पंचायती राज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। ये नाम आपका काफी महत्वपूर्ण टेक्निकल है। स्थानीय सरकार आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि साहब सरकार का स्तर है तीसरा स्तर, और सरकार का वह स्तर जो गांवों का शासन चलाने का काम करती है, वह आपका गांवों और शहरों का स्थानीय भागीदारी, लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी से शासन चलता है, वह स्थानीय शासन है, वो कहलाता है। और यह सरकार का तीसरा स्तर है, और इसमें गाँवों की सरकार को पंचायती राज नाम दिया गया, और शहर की जो सरकार होगी इसका नाम दिया गया है नगरीय निकाय। क्या नाम दिया गया, नगरीय निकाय, नगरीय निकाय। तो ये नगरीय निकाय, दूसरा पंचायती राज। ठीक, इनको भी आगे विभाजन किया गया तीन भागों में, इसको भी तीन भागों में बांटा गया। वो देखिए आप, अब गांवों की सरकार पंचायती राज, तो पंचायती राज में है वो सबसे ऊपर देखा जाए तो कौन आता है, जिला आता है। राज्य को किस में विभाजित किया, जिले में। ठीक बात है, तो जिला आ गया। जिला आया तो जिले के ऊपर जो सरकार बनेगी उसको क्या कहा जाएगा, उसको जिला परिषद कहा जाएगा। ये आप कॉपी में डायग्राम बनाकर लिखना, जिला परिषद। ठीक बात। दूसरा यहां पर क्या है, आप स्तर देखोगे तो जिले के बाद में जिले से छोटा स्तर कौन सा आता है, ब्लॉक स्तर आता है। कौन सा आता है, ब्लॉक या तालुका आता है। इसको ब्लॉक कह दो, इसको तालुका कह दो, तालुका। इसको खंड स्तर भी कह दो आप। ठीक है, तो ये है वो आ जाएगा। और यहां पर जो बनेगी वो पंचायत समिति संस्था बनेगी, और वहां पर सरकार चला जाएगी, पंचायत समिति। और तीसरा स्तर, जिले को ब्लॉक में बांटा, और ब्लॉक को किस में बांटेंगे, अलग अलग है वो गांवों में बांटेंगे। और तो गांव आएंगे, ग्रामीण स्तर आएगा, गांव आएंगे तो वहां पर बनेगी आपकी ग्राम पंचायत। क्या बनेगी, ग्राम पंचायत। ये स्तर है होगा हमारा। ठीक है, जिला, जिला परिषद, ब्लॉक, पंचायत समिति, गांव, ग्राम पंचायत, ये तीन स्तर आ गए। स्थानीय शासन, गांवों की सरकार, पंचायत राज कहा जाता है। पंचायत राज के तीन स्तर होते हैं। सबसे नीचे धरातल पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत समिति, और थर्ड स्तर सबसे ऊपरी भाग आता है वो जिला, तो जिला परिषद। ठीक बात। अब यहां पर है वो मैं बात पुनः करूंगा शहरी सरकार की, और आप कहो तो शहरी सरकार को अगली स्लाइड में लेते हैं ताकि थोड़ा सा ठीक रहेगा। पुनः यहां पर मैं लिखूंगा स्थानीय शासन, स्थानीय शासन। पुनः इसको दो भागों में विभाजित कर लेता हूं आपको, तो यहां सीधा ही लिख लेता हूं पंचायती राज, ये पंचायती राज। यहां पर आइए, शहर की बात कर रहे थे हम,
और शहर की बात कर रहे थे तो नगरीय स्थानीय शासन, नगरीय स्थानीय शासन। नगरीय स्थानीय शासन की यदि बात करोगे तो नगरीय स्थानीय शासन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ठीक है। बड़ा जो महानगर होगा वहां पर जो संस्था होगी ये कैसा होगा? महानगर होगा। मेट्रोपॉलिटन है वो शहर होगा, महानगर। और महानगर होगा तो इसकी आबादी आप 10 लाख से है वो अधिक की आबादी है वो होगी। ठीक बात है। तो यहां जो होगी संस्था महानगर में वो होगी आपकी नगर निगम। कौन सी हो जाएगी? नगर निगम। ये कहां पर है? महानगर में। मेट्रोपॉलिटन शहर, मेट्रोपॉलिटन है वो नगर की हम बात कर रहे थे, बड़ा है वो महानगर। जैसे आप देखोगे कि दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, या अन्य जो बड़े शहर है, चेन्नई है, या अन्य आप कोई शहर को आप ले लीजिए, भोपाल वगैरह वगैरह, लखनऊ, सारे, तो ये नगर निगम। ठीक है। दूसरी आ जाएगी मध्य स्तर का शहर, यानी एक महानगर और एक होता है नगर। महानगर यानी जिसकी बड़ी है वो आबादी होती है, नगर यानी मध्यम लेवल का है वो शहर आता है। और यहां पर जो आ जाएगी वो आपके नगर परिषद आएगी। और तीसरा जो लेवल आता है वो 5000 तक की आबादी वाला जो शहर होगा, जो नहीं तो गांव है और नहीं पूरा शहर है, लेकिन वह शहरी क्षेत्र बन रहा है, शहर के रूप में डेवलप हो रहा है, तो वह एक तरह से आ जाएगा। उसको आप नगर पंचायत है वो ले लो। ठीक बात है, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत। हालांकि इनके नामों में थोड़ा फेर रहता, आप कहीं पर इसका है वो नाम नगर पालिका भी है वो देखोगे। ठीक है, कहीं पर भी है वो नाम दिया गया, लेकिन सामान्य यही होगा। नगर पालिका छोटी संस्था होती है, इसलिए हम यहाँ पर नगर पंचायत शब्द का यूज है वो कर लेते हैं, और वही एक ही बात है, उसमें बड़ी बात नहीं। तो ये कैसा है? सबसे बड़ा शहर है, ये मध्यम स्तर, और ये सबसे छोटा शहर है जो अभी शहर के रूप में तब्दील हो रहा है, शहर के रूप में है वो विकसित हो रहा है, शहर के रूप में विकसित हो रहा है। ये स्थिति एक मोटी यहां पर निकल कर आई। ठीक बात। तो ये आप स्थानीय सरकार की है वो हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? स्थानीय सरकार, आप कहोगे कि सरकार का वह स्तर जिसमें ग्रामीण और शहरी भाग में स्थानीय लोगों की भागीदारी वाली सरकार हो। यानी सरकार का वह स्तर है, सरकार का वह स्तर कौन सा? ये सरकार का तीसरा स्तर है, जिसमें ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी भाग में स्थानीय लोगों की भागीदारी वाली सरकार हो। स्थानीय है वो सरकार कहलाती है, यानी वहाँ के लोगों की भागीदारी। जैसे आपका गांव है तो आपके गांव के जो सरपंच बनेगा वो आप ही के गांव का व्यक्ति बनेगा। आप कोई शहर में रह रहे हो, आप दिल्ली शहर में रह रहे हो, आप है वो कोटा शहर में या जयपुर में रह रहे हो, तो वहाँ जयपुर नगर निगम का कोई महापौर बनेगा तो वहीं जयपुर का ही व्यक्ति बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ दूसरे को लेकर आ जाओ, दिल्ली कलकत्ता का उसको बनाओ, नहीं, वहाँ के व्यक्ति ही शासन में भागीदारी करेंगे, वहाँ के लोगों को है पावर दिया जाएगा। इसलिए स्थानीय शासन का बड़ा महत्व होता है कि आप लोगों को भागीदारी हो दो। और ये एक तरह से स्थानीय सरकार है वो क्या है? एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। काफी जटिल शब्द है ये, देखिए समझो इस बात। लोकतांत्रिक का मतलब हुआ
लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक का मतलब लोगों का, भाई लोकतंत्र होगा तो लोगों की भागीदारी तो होगी, तो लोगों की भागीदारी की बात हो रही। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ कि शक्तियों का बंटवारा करना। जैसे एक केंद्रीकरण, आपसे ज्यादा शक्तियां मैंने ली, आपने मुझे दे दी एक ही हाथ में, तो वो केंद्रीकरण हो गया। लेकिन विकेंद्रीकरण यानी शक्तियां ज्यादा से ज्यादा बांटना सरकार के स्तरों में। केंद्र संघ सरकार ने है वो केंद्र सरकार को शक्तियां, संविधान ने संघ सरकार को अलग शक्ति दी, राज्य को दी, राज्य ने आगे है वो स्थानीय स्तर की सरकारों को दे दी गई। तो एक तरह से विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का क्या है? बंटवारा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, स्थानीय सरकार ज्यादा से ज्यादा पावर है वो लोगों को देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी लेना। कैसी? डायरेक्ट रूप से लो, वहां के गांव के व्यक्ति को उठाकर वहां का सरपंच बनाओ। क्यों? क्योंकि गांव का व्यक्ति ही उस गांव की समस्या को बेहतर तरीके से जानता है। अब यदि आपके गांव की कोई समस्या है और मुझे वहां, मैं आया आपके विकास करने हेतु गांव का, आपकी समस्याओं, तो मैं उस तरीके से डील नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी समस्याओं को नहीं समझ पाऊंगा। आपकी समस्याएं, आप ही का एक गांव का व्यक्ति है, वो मेरे से कई गुना है वो जानेगा। चाहे मैं कितना ही पढ़ा लिखा हो व्यक्ति और चाहे आपके गांव का कोई अनपढ़ व्यक्ति है, तो वह अपने गांव की हर नब्ज को जानता है, वह हर ढाणी, हर गांव के व्यक्ति को जानता है। और आपका भी विश्वास आपके गांव के व्यक्ति के ऊपर ज्यादा होगा, मेरे ऊपर है वो नहीं होगा। तो इसलिए एक बात महसूस की गई कि हमें शासन में ज्यादा भागीदारी दो लोगों को और लोकल स्तर पर दो। इसलिए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है वो कहा करते हैं कि हर गांव है वो गणराज्य हो, हर गांव गणराज्य हो। जिस तरह से गणराज्य एक राष्ट्र के रूप में वहां एक शासन और वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां लोगों की भागीदारी थी, उसलिए गांवों को आप स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दो। जिस तरह से एक देश का शासन कैसे चलता उस तरह से गांव को इतनी आप फ्रीडम है वो करो, हर गांव गणराज्य बने। ऐसी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वो सपना देखा था और गांवों को पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने सपना संजोया और कहा कि जब तक शासन, जब तक है वो आजादी, डेमोक्रेसी कोई मायने नहीं रखती, जब तक गांवों में है वो पूर्ण भागीदारी लोगों की नहीं होगी। और गांवों की भागीदारी हो जाएगी तो भारत है वो पूर्ण आजाद और पूर्ण है वो डेमोक्रेटिक बनेगा, पूर्ण लोकतंत्र है वो भारत उस दिन बनेगा जब गांव है वो पूरी तरह से है भागीदारी होगी गांव के शासन में। तो उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 से वो जोड़ा गया और बाद में जाकर के है वो पंचायती राज जैसी स्थापना है वो करने का प्रयत्न किया गया। हम बात को है वो देखेंगे, थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं और क्या बातें हमारी इसमें आएगी उनके ऊपर भी है वो बात हम करेंगे। बात यदि आप देखोगे इसमें कि केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही डेमोक्रेसी के लिए काफी नहीं है और लोकतंत्र के लिए है वो स्थानीय स्तर पर है। लोकतंत्र के लिए स्थानीय मामलों की जो देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो ये आवश्यक है। इन्होंने कहा कि केवल केंद्र स्तर के ऊपर यानी भारत केवल प्रादेशिक यानी राज्यों के स्तर के ऊपर है वो सरकार होना ही एक तरह से है वो पूर्णतः लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। और डेमोक्रेसी के लिए है वो लोकल स्तर पर, जो लोकल स्थानीय स्तर पर है वो वहां के लोगों की भागीदारी होगी तो डेमोक्रेसी एक तरह से मजबूत है वो होगी। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की है वो बनावट का अध्ययन है वो करेंगे और हम पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का है वो क्या महत्व है और किस तरह से उसे स्वतंत्र रूप से है वो शक्ति प्रदान करने का काम है वो किया गया। और यह अध्याय पढ़ने के बाद आप सवालों को जान पाओगे कि स्थानीय शासन के निकायों का महत्व है वो क्या है, स्थानीय शासन के निकायों का क्या महत्व है। आप इसमें है वो ये भी पढ़ोगे कि किस तरीके से है वो संविधान में 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत है वो पंचायती राज की स्थापना की और स्थानीय शासन निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी है, यानी स्थानीय निकायों को कौन कौन से काम दिए गए उनके बारे में भी है वो आप इस चैप्टर में है वो पढ़ोगे। तो ये सवाल है वो इन सवालों के जवाब है वो आपको आगे मिलेंगे जब हम चैप्टर को पूरी तरह से है वो कंप्लीट करेंगे। बात है वो स्थानीय सरकार की क्यों आवश्यकता पड़ी इसी से ही करेंगे। ऐसी कौन सी स्थिति रही कि हमें स्थानीय सरकार की आवश्यकता पड़ी। प्यारे बच्चों, स्थानीय सरकार की यदि आवश्यकता की बात की जाए तो हम देखेंगे कि किस तरह से है वो हमारे देश में है वो एक बात तो ये है कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी है तो लोगों की भागीदारी। भाई हमारा देश, हम भारत है वो लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र है तो लोगों की भागीदारी है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों की है वो भागीदारी होती है, लोगों की सार्थक भागीदारी।
लोगों की सार्थक भागीदारी होती है। और वह लोकतंत्र पूर्णतः लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा जब तक धरातल लेवल पर सभी लोगों को भागीदारी है वो नहीं दी जाए। इसलिए महसूस किया गया स्थानीय सरकार जैसी व्यवस्था लाएगी और कहा कि एक ऐसी सरकार का स्तर बनाओ जिसमें लोगों को पूर्ण भागीदारी दो, वहां के लोगों को काम दो, आपके गांव की समस्या पर्टिकुलर आपके व्यक्ति को है वो दी जाए, आपके गांव के व्यक्ति को दी जाए, ताकि वो समस्या का है वो अच्छे तरह से समाधान है वो करने का काम करे। तो स्थानीय सरकार की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? पहली बात हम लेंगे कि शासन में है, शासन में सभी को सार्थक भागीदारी देना, शासन में सभी को सार्थक भागीदारी देने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। किनको? लोगों को है वो शासन में भागीदारी देना, आपके गांव की जो समस्या है वो पर्टिकुलर आपके गांव के व्यक्ति को दी जाए, यानी आपको भी है वो शासन में एक तरह से भागीदारी दीजिए। दूसरी बात हम कहेंगे कि भारत क्या है? संघ है, और भारत में संघवाद है, और संघवाद कह रहा है कि शक्तियों का बंटवारा है वो सरकारों के अलग अलग स्तर पर ऊपर किया जाए। इसलिए एक बात ये महसूस की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप पावर है वो आगे से आगे लोगों को सरकार के स्तरों में है वो ट्रांसफर की जाए। ये बात महसूस की गई कि क्यों नहीं सरकार का एक ऐसा स्तर बनाया जाए और उसमें है वो पावर एक तरह से आप ट्रांसफर करो, और उसके लिए लोकल बॉडीज जैसी है वो संस्थाएं बनाएगी। तो हम बात कह देंगे कि स्थानीय सरकार की आवश्यकता हमें इसलिए हुई क्योंकि संघवाद में है वो वैश्विक शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा होता है। संघवाद में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। अलग अलग स्तर, और इसलिए है वो स्थानीय स्तर के ऊपर है वो लोगों की भागीदारी दी। स्थानीय स्तर पर भागीदारी देने के लिए स्थानीय सरकार की हमें आवश्यकता पड़ी। तो स्थानीय सरकार की हमें इसलिए आवश्यकता हुई कि एक सार्थक एक डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदारी दो, और लोगों को डायरेक्ट रूप से आप भागीदारी दो। डायरेक्ट रूप से भागीदारी उस समय मिलेगी जब धरातल के ऊपर, जब सरफेस के ऊपर एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो, ऐसी सरकार हो जो वहाँ के लोगों की समस्या का है वो निराकरण कर सके। इसलिए ये जो स्थानीय जो सरकार जैसी है वो व्यवस्था की गई तो हमें आवश्यकता पड़ी। दूसरी, हमारे देश में संघवाद है, संघवाद में शक्तियों का बंटवारा है वो अलग अलग निकायों में होता है, और इसमें है वो बात की गई कि भाई सरकार के स्तर के रूप में स्थानीय स्तर जैसी व्यवस्था है वो की जाए। और फिर है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी एक है वो सपना संजोया था, ग्राम गणराज्य की है वो संकल्पना दी थी। तो कहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की संकल्पना का एक सपना देखा, जिसमें गांवों को ज़्यादा से ज़्यादा शासन में भागीदारी दी जाए। इस हेतु है वो हमें इसकी आवश्यकता हुई। एक सार्थक लोकतंत्र की स्थापना हेतु, सार्थक लोकतंत्र स्थापना के लिए स्थानीय सरकार की आवश्यकता पड़ी। स्थानीय सरकार की आवश्यकता पड़ी। तो ये पहलू रहे जिसके कारण हमें लोकल बॉडीज की आवश्यकता रही। तो लोकल बॉडीज के बारे में समझ गए, सरकार का स्तर है और सरकार का स्तर है तो लोगों की भागीदारी लेनी। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात को यदि आप देखना चाहिए तो भारत में स्थानीय शासन का है वो विकास किस तरह से हुआ, जिसमें एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है वो बात हम भी करेंगे। तो इसको है वो थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि है वो बांध लेते।
प्यारे बच्चों, हमारे देश में यदि स्थानीय सरकार की बात की जाए तो उसको है वो मैं थोड़ा सा आगे की है वो स्लाइड में ले लेता हूं। भारत में स्थानीय शासन की विकास, भारत में स्थानीय शासन का विकास, भारत में स्थानीय शासन का विकास देखा जाए तो इसकी एक लंबी पृष्ठभूमि है वो रही है। इसकी पृष्ठभूमि को आप देखोगे तो लंबी पृष्ठभूमि रही, जिस समय अवधि में है वो इसमें जाकर स्थानीय सरकार का विकास हो। इसमें हम बात लेंगे, थोड़ी हिस्ट्री को पकड़ेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे कि स्थानीय शासन की व्यवस्था प्राचीन काल में कैसी थी, मध्यकाल में है वो किस तरह की थी और आधुनिक काल में कैसी थी। इसमें विशेषकर रूप से हम प्राचीन और आधुनिक काल को लेंगे। मध्यकाल में है वो इसकी इतनी बड़ी भूमिका नहीं रही थी। तो इसको दो भागों में बांट के ले लेता हूं, एक तो प्राचीन काल, दूसरा इसको मैं सीधा ही आ जाता हूं आधुनिक काल। और फिर है वो मैं देख लूंगा आजादी के बाद का दौर का समय, आजादी के बाद, या इसको है वो समकालीन समय भी कहा जाता है। ये एक स्थिति, इनमें है वर्गीकरण। प्राचीन काल में यदि आप देखोगे हमारे देश में स्थानीय शासन की व्यवस्था की, तो हम देखते हैं कि साहब ऋग्वेदिक काल में सभा और समितियां हुआ करती थी, जो एक तरह से ग्रामीण शासन का है वो काम करती थी। तो सभा और समिति जैसी हमें संस्थाएं हैं वो मिलती हैं। तो प्राचीन काल में, वैदिक काल की बात कर लो आप, वैदिक काल में क्या थी, सभा करके संस्था थी जो स्थानीय शासन का है वो काम करती थी। ठीक बात। वैदिक काल के बाद के दौर को आप थोड़ा सा और हम इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो मौर्य काल आ जाओ। और मौर्य काल में हम देखते हैं कि स्थानीय शासन की है वो हमें जानकारी मिलती है, जैसे द्रोण है, द्रोणमुख जैसी संस्थाएं, खारोटिक जैसी संस्थाएं, ऐसे हमें वो नाम मिलते हैं। को गांव किस तरह से गांवों का समूह मिलकर है वो शासन करने का काम करते थे। गांव में है वो अलग अलग समितियां हुआ करती थी। नगर का शासन चलाने हेतु है वो हम देखते हैं कि हमें 5 समितियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 6 सदस्य है वो हुआ करते थे। नगर का शासन है वो चलाने का काम करते थे। नगरीय न्यायालय है वो हुआ करते थे। तो इस तरह की बेसिक है वो व्यवस्था हमें मौर्य काल में मिलती है। तो द्रोण है, द्रोणमुख है, खारोटिक है, द्रोणमुख है, खारवटिक जैसे नाम हमें मिलते हैं जो स्थानीय शासन का है वो काम करते थे। फिर स्थानीय शासन सबसे ज़्यादा यदि मजबूत देखा जाए तो हम चोल काल को ले लेते हैं। चोल काल, चोल काल यानी जो चोल राजवंश हुए थे, राजराज चोल है, राजेंद्र चोल हैं, इस तरह के है वो चोल राजा हुए थे। और इनके समय में भारत में सबसे ज़्यादा स्थानीय शासन के है वो निकाय हैं, इन्होंने वो काम किया। लोकल बॉडीज का जो भारत में विकास, और चोलों का काल है वो स्थानीय शासन का एक तरह से स्वर्ण काल की तक संज्ञा दी गई कि जैसे नाडु है, मंडलम जैसी संस्थाएं हैं जो एक तरह से गांव का है वो शासन प्रशासन चलाने का काम है वो करती थी। तो यहाँ पर है वो नाडु नाम मिलता है, मंडलम है, इस तरह की इंस्टीट्यूट थी जो लोकल स्तर के ऊपर है वो शासन चलाने का काम करते थे। तो प्राचीन काल में, वैदिक काल में सभा, मौर्य काल में द्रोणमुख है, खारोटिक है, चोल काल में नाडु है, मंडलम है, जो एक तरह से गांवों का शासन चलाने का काम करते थे। फिर बात हम आधुनिक काल में आ जाते हैं। आधुनिक काल में यदि बात को देखेंगे तो हमें एक बात 1882 का घटनाक्रम है जो लॉर्ड रिपन का काल है। अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, नाम क्या है, लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन है, उन्होंने भारत में स्थानीय शासन की नींव रखी और हमारी पुस्तक में दिया हुआ है मुकामी बोर्ड। क्या नाम दिया गया है, मुकामी बोर्ड है, मुकामी बोर्ड। लोकल बोर्ड जिसका नाम है मुकामी बोर्ड को, या इसको लोकल बोर्ड को, या इसको क्या क्या कहोगे आप, लोकल बोर्ड। लोकल बोर्ड है, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। आपका छोटा सवाल आ गया, प्राचीन काल में
हमें स्थानीय शासन के बारे में है वो सबसे ज़्यादा या चोल काल। फिर आधुनिक काल में अंग्रेज काल में अंग्रेजों का है वो भारत के ऊपर शासन था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय 1882 में कौन सी संस्था, मुकामी बोर्ड है, लोकल बॉडीज है वो गठित की गई। तो लोकल बॉडीज को गठित होने का काम हुआ। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को बार बार उठाने का है वो काम किया। किसने? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने है वो इस मुद्दे को उठाने का काम किया। फिर आप देखोगे कि 1919 के एक्ट में है वो स्थानीय बॉडीज के शासन को है वो स्थापित करने हेतु प्रयत्न किया गया। 1935 की भारत शासन अधिनियम में है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इसमें भी है वो स्थानीय जो बॉडी के निकाय है उनकी स्थापना का है वो प्रयत्न किया गया। तो ये एक मोटा खेल निकल कर आया। आधुनिक काल में ये काफी महत्वपूर्ण हमारा सवाल है कि लॉर्ड रिपन के समय फिर कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग समय में वो मांग उठाई। फिर हमने देखा कि 1919 का भारत शासन अधिनियम आने का काम है वो हुआ, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। उसमें स्थानीय शासन की स्थापना की हुई प्रयत्न किया गया। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम है वो आया, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, उसमें है वो स्थानीय शासन को महत्व देने की वो बात की गई। तो ये तो आधुनिक काल का समय। फिर हम बात आज़ादी के बाद के दौर को है वो ले लेंगे, 35 तक आ गए। और आज़ादी के बाद का दौर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। आज़ादी के बाद के दौर को अगली स्लाइड में है वो ले लेंगे। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद के यदि समय को मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। आज़ादी के बाद के समय को आप बढ़ाओगे तो दो बातें ले लेते हैं। एक तो संविधान में क्या प्रावधान किया गया, एक तो है वो संविधान सभा में या संविधान में आप देखोगे कि एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 40 से अनुच्छेद 40 कहां पर दिया गया? डीपीएसपी में दिया गया, नीति निर्देशक तत्वों में। क्या कह रहा है कि पंचायती राज की स्थापना का प्रयत्न है वो किया जाएगा। पंचायती राज की स्थापना का प्रयास किया जाएगा। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि एक मूल अधिकार होते हैं, एक है वो नीति निर्देशक तत्व होते हैं। मूल अधिकारों का यदि हमारे हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट है वो जा सकते हैं, हम न्यायालय की शरण में है वो जा सकते हैं। लेकिन यदि डीपीएसपी निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो क्या कोर्ट जाने का रास्ता बचता है? कोर्ट जाने का रास्ता बंद है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। मूल अधिकारों का हनन हुआ तो आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट है वो लागू करवाएगा। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो बाध्यकारी नहीं, कोर्ट आप नहीं जा सकते, लागू करना जरूर नहीं। लेकिन आर्टिकल जो 40 में जोड़ा गया उसमें मंशा जाहिर की थी कि है वो ऐसा प्रयत्न किया जाएगा कि पंचायती राज जैसी बॉडी है वो स्थापित की जाए, पंचायती राज जैसी बॉडी है वो स्थापित की जाए और वह गांवों का शासन करने हेतु प्रतिबद्ध है, वो उसके लिए आर्टिकल 40 डीपीएसपी के रूप में है वो किया गया। ठीक बात। और बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से है वो देश में स्थानीय शासन की स्थापना हेतु प्रयत्न हुए। और 1952 का आगे बात आई है, मैं उसको यहीं कोट कर लेता हूँ। 1952 में है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया सरकार ने। क्या नाम है? सामुदायिक, यहां ले लेता हूं मैं इसको, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी है वो लाया। और सीडीपी का उद्देश्य क्या था कि गांवों का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, गांवों का है वो विकास कार्य आरंभ करना। और उसमें एक भावना निहित थी कि गांव में विकास का कार्य है वो गांवों के लोगों की भागीदारी को लेकर है वो किया जाए ताकि है वो व्यवस्था बेहतर तरीके से चले। 1952 में हुआ। ठीक बात। इसके बाद में आगे घटनाक्रम बढ़ा और घटनाक्रम आगे बढ़ा तो आप देखोगे कि 1952 के बाद में एक कमेटी गठित हुई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या नाम है? बलवंत राय कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी गठित हुई। बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक सजेशन दिया था कि आप एक काम करो, आप पंचायती राज स्थापित करो। और पंचायती राज है वो तीसरा स्तर, 3 भागों में उसको बांटो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक स्तर के ऊपर और आप गांव के लेवल के ऊपर।
पंचायत राज जैसी स्थापना की है वो अनुशंसा बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा की गई। लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी की पूरी रिकमेंडेशन को है वो लागू नहीं किया गया, लेकिन फिर भी है वो पंचायती राज की स्थापना का प्रयत्न यहाँ पर किया गया। 1952 से बात को आगे बढ़ाएंगे और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आपसे सवाल पूछा जाएगा, नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? जेएल नेहरू थे। और पंचायत राज की स्थापना है वो, पंचायत राज की स्थापना हुई साहब। बड़ी बात निकल कर आ गई है, सभी सावधान हो जाइए। बात 1952 में है वो, बात 40 में मंशा जाहिर की गई, 52 में है वो तय किया गया और बलवंत राय मेहता कमेटी की सजेशन के ऊपर है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने है वो पंचायती राज का प्रारंभ किया। देश में पंचायती राज जैसी संस्था स्थापित की जाएगी और इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत देखोगे तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से है वो पंचायती राज स्थापना का है वो दीप प्रज्वलित किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और अब मंशा जाहिर की गई कि साहब पंचायती राज जैसी संस्थाएं बनाई जाएगी, गाँव का शासन है वो गाँव के लोग करेंगे, शहर का शासन शहर के लोग है वो करेंगे। तो गांवों के शासन के ऊपर बात है। तो पंचायती राज का प्रारंभ है वो अब हो गया है। आपका सवाल कई बार परीक्षाओं कंपटीशन में पूछा गया, 1000 बार इंडिया लेवल की परीक्षा में भी पूछा जाता है कहां से हुआ, नागौर राजस्थान से हुआ और प्रधानमंत्री जेएल नेहरू ने है वो इसकी शुरुआत की। यहां तक तो है वो हमने एक इंस्टीट्यूशनल रूप से है वो बात की, संस्थागत रूप से सरकार के लेवल के ऊपर। अब अलग अलग कमेटियों ने है वो रिकमेंडेशन दी पंचायत राज की स्थापना हेतु। पंचायत राज की स्थापना हेतु अलग अलग समितियां है वो बनी। तो एक बात लेंगे, पंचायत राज की स्थापना हेतु समितियां। पंचायत राज की स्थापना हेतु आप समितियों की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग समितियां हैं वो थी। एक समिति बैठी थी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की है वो बात की। सवाल पूछा जाता है बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर की? 3 स्तर। कौन से 3 स्तर हैं? ये स्तर है जिला स्तर पर, उपखंड खंड स्तर के ऊपर और ग्रामीण स्तर के ऊपर, गांव स्तर के ऊपर। ये 3 स्तर के ऊपर है वो आप पंचायत राज की स्थापना करो। ठीक बात। इसके बाद में एक और कमेटी है वो बैठती है अशोक मेहता समिति। ये बलवंत राय थे, अब है अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने है वो 1978 में एक रिपोर्ट दी और इसमें कहा गया कि पंचायती राज द्विस्तरीय होनी चाहिए, द्विस्तरीय पंचायती राज। पंचायती राज के कितने स्तर होने चाहिए? 2 स्तर होने चाहिए, ऐसा अशोक मेहता कमेटी के द्वारा है वो बात की गई। ठीक बात। तो आपसे पूछी जाएगी 3 स्तर बलवंत राय मेहता, जबकि 2 स्तर की बात है वो अशोक मेहता है वो समिति कर रही। ठीक बात, यहां तक बात है। आगे है वो बात को और थोड़ा बढ़ाएंगे, एमएल सिंघवी समिति है वो बैठती है, एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति ने भी है वो अशोक मेहता समिति की बातों को मजबूती से लागू करने की है वो बात यहां पर की। ठीक बात। इसके बाद में आगे एक समिति बैठती है पीके थुंगन समिति। ये काफी महत्वपूर्ण है, पीके थुंगन 1989 में पीके थुंगन समिति, 1989 में है वो पीके थुंगन समिति की रिपोर्ट आई और पीके थुंगन समिति ने पंचायत राज की स्थापना की है वो बात मजबूती से पैरवी की कि साहब पंचायत राज संस्थाओं को है वो आप लागू किया जाए, पंचायत राज को है वो स्थापित किया जाए। तो पीके थुंगन समिति की रिकमेंडेशन के बाद में है वो 2 बिल लाए गए थे, 2 बिल है वो लाए गए, संसद में है वो रखे गए और वे बिल 1992 में है वो 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी। एक 73वां था और एक 74वां संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां। 89 फिर 92 में आई
और 73वां संविधान संशोधन और 74वां, दो बिल है वो संसद के पटल के ऊपर है वो रखे गए, 73वां और 74वां। कब? 1992। 73वां किससे संबंधित था? 73वां है वो पंचायती राज से संबंधित था। किससे संबंधित था? पंचायती राज से। और 74वां किससे था? शहरी स्थानीय निकाय से। शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय। पंचायती राज मतलब गांवों के लिए, इस बात का आप ध्यान रखो, गांव की बात की गई। तो पंचायती राज जैसी संस्था गांवों के लिए और शहरों के लिए है वो 74वें संविधान संशोधन। आपसे एक बात पूछी जाएगी कि 73वें संविधान संशोधन में किसका उल्लेख किया गया, तो आप कहोगे कि साहब पंचायती राज का, यानी ग्रामीण सरकारों का। और 74वें संविधान संशोधन में किसकी बात की गई है, तो शहरों की हो बात की गई। ठीक है, और इनको लागू है वो 1993 में किया गया। 1993 में इनको लागू है वो किया गया। अप्रैल माह में तो 73वें संविधान संशोधन को लागू किया और 74वें संविधान संशोधन को वो जून में लागू किया गया। तो अप्रैल 1993 में है वो लागू किए गए, अप्रैल माह में तो है वो लागू कर दिया गया था पंचायती राज को के रूप में 73वें को, और 74वें को है वो लागू कर दिया था जून में। यह आपका एक खाका रहा, इसमें किस तरह से भारत में पंचायती राज की विकास की बात हुई। हमने है वो एनिसेंट से उठाई, मॉडर्न तक आए, उसमें है वो समकालीन समय तक का दौर है वो हमने देखा। ये पंचायती राज की विकास का है वो भारत में प्रयत्न किया गया। यहाँ से ये सारे फैक्ट है वो आपसे बहुत सी परीक्षाओं में पूछे गए। और फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था भारत में पंचायती राज की स्थापना का, उसके ऊपर भी है वो बात की गई। तो सारी इसी की ये बातें मैंने लिखवाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने है वो पंचायत राज के बारे में कहा कि भारत की आज़ादी का जो मतलब है, भारत की आज़ादी का मतलब समूचे भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। भारत की आज़ादी का मतलब क्या है कि समूचे भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। और समूचे भारत का मतलब ये हुआ कि ग्रामीण देहात के अंतिम तबके तक बैठे व्यक्ति को है वो आप आज़ादी दो, शासन में भागीदारी दो उसको। ठीक बात, आगे बढ़ेंगे। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। बड़ी बात यहाँ निकल कर आई, आज़ादी की शुरुआत है वो सबसे नीचे से होनी चाहिए। और इस तरह हर गांव एक गणराज्य होना चाहिए, हर गांव एक गणराज्य होना चाहिए। किस तरह से एक जैसे देश, भारत देश एक गणराज्य, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है, पूरे देश की प्रजा उसका चुनाव का भाग ले रही है, तो उस तरह से गांव को भी उसी देश के रूप में तब्दील करो। और वहाँ गांव का भी मुखिया है वो उसकी व्यवस्था को संचालित करे, गांव के लोग उसको चुनने का काम करें। तो हर गांव एक गणराज्य होना चाहिए, ऐसा है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि हर गांव एक गणराज्य होना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को खुद निपटाने में है वो काबिल होना चाहिए। ऐसा है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक सपना देखा कि हर गांव को आप आत्मनिर्भर और खुद इस तरह से गांव को आप काबिल बनाओ कि गांव अपनी समस्या का निपटारा है वो स्वयं करे। अनगिनत गांवों से बने इसी ढांचे में आगे की ओर फैलते ऊपरी चढ़ते हैं वो दायरे होंगे और जीवन एक पिरामिडाकार होगा जिसका शीर्ष है वो आधार पर है वो टिका हुआ होगा। बड़ी बात निकल कर आई। बात क्या कह रहे हैं राष्ट्रपिता? कह रहे हैं कि साहब हर गांव आत्मनिर्भर हो और खुद के मामले, खुद की समस्याएं खुद निपटाने में काबिल हो। और अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे आगे की ओर है वो निरंतर रूप से फैलते रहें। और क्या होगा? जीवन एक पिरामिड की तरह होगा, जीवन एक पिरामिड की तरह होगा। इस श्रृंखला में है वो जीवन आपका होगा। और इसमें आप देखोगे कि सबसे जो नीचे आधार है वह किसका है? ये गांवों का आधार है, गांवों की सरकार का है। ये ऊपर है वो आप एक जिला स्तर बना दो और जिले की सरकार हो, और ये बीच का जो स्तर है वह आपका उपखंड है, वो खंड स्तर के ऊपर हो। इसलिए सबसे जो बड़ा आधार है वो गांव है और गांव के ऊपर ये शीर्ष एक तरह से टिका हुआ है। इसलिए गांवों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर और काबिल बनाना चाहिए। गांवों को वो ज़्यादा से ज़्यादा आप हैं वो एक तरह से भागीदारी दो, शासन में भागीदारी दो। शक्तियों का है वो विकेंद्रीकरण की हो, और सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं वो निचले पायदान के ऊपर, अंतिम तबके के ऊपर गांवों को है वो देनी चाहिए। इसलिए भारत में है वो स्थानीय शासन की है वो स्थापना की गई कि साहब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बड़ा सपना था गांवों को है वो बढ़ावा देने की बात करते थे, ग्राम स्वराज्य की है वो बात कहा करते थे राष्ट्रपिता। ग्राम स्वराज्य की है वो बात किया करते थे कि गांव है वो खुद के शासन एक तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से शासन व्यवस्था संभाले, उनकी बात की गई। तो इस हेतु ये सारी पृष्ठभूमि है वो हमारी यहाँ पर हो गई थी, किस तरह से वो स्थानीय शासन का विकास का प्रयत्न है वो किया गया देश के लिए। तो ये स्थानीय शासन के है वो विकास की बात यहाँ पर आई।
एक इसमें है वो बात आपके अनंत श्याम अयंगर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में है वो बात कही थी कि लोकतंत्र के हक में गांवों को स्वशासन और यहाँ तक कि स्वायत्ता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित है वो किया जा सकता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम गांवों को सुधारने और वहाँ शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ को जमाने में है वो समर्थ हो। यानी यहाँ पर अनंत श्याम अयंगर ने कहा कि भाई लोकतंत्र में गांवों को ज़्यादा स्वशासन दो, गांवों को ज़्यादा है वो भागीदारी दो, और यहाँ की स्वायत्ता हासिल करने की कला में गांवों को आप एक तरह से प्रशिक्षित करो कि ज़्यादा है वो स्वायत्त रूप में है, संप्रभु रूप में गाँव एक तरह से व्यवहार करें, और हम गाँवों को सुधारने और यहाँ शासन को लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में समर्थ गांव में वो हो जाएंगे, तो एक तरह से देश में है वो विकास की लहर है वो बहेगी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अनंत श्याम अयंगर के द्वारा है वो बात की गई। अब बात है हम स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन की बात लेंगे कि साहब आज़ादी के बाद है वो भारत में किस तरह से स्थानीय शासन का है वो काम शुरू हुआ, उसके ऊपर है वो बात करेंगे। स्थानीय शासन का यदि स्वतंत्र भारत में आप बात करोगे तो मैंने आपको बात बताई थी कि किस तरह से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो लागू किया, और उसी के जरिए है वो पंचायत राज की स्थापना का प्रयत्न हुआ। फिर उसके बाद में मेहता समिति की रिकमेंडेशन आई, और 1959 के 2 अक्टूबर क्या है 2 अक्टूबर को, भाई बताइए आप सभी, 2 अक्टूबर का दिन क्यों विशेष है? 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज का प्रारंभ हुआ, नागौर से। फिर अलग अलग कमेटियां हैं वो बैठी, मेहता समिति, जो अशोक मेहता की बात की, थुंगन समिति की बात है वो सीधे आ जाते हैं पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति। और पीके थुंगन समिति के बाद में 1992 में 2 संशोधन विधेयक लाए, एक तो 73 वाला आया, एक लाया 74 वाला। ये किसके लिए था? ये गांवों के लिए पंचायती राज, और ये शहरी निकायों के लिए, शहरी निकायों के लिए। तो स्थानीय स्वशासन आप देख रहे हैं तस्वीर में, इस तरह से है वो स्थानीय स्वशासन की है वो बात की गई है हमारी। स्थानीय स्वशासन में है वो बात ग्रामीण भारत की गई है कि साहब ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे तो इसमें आपका जो जिले स्तर के ऊपर है वो आएगा जिला पंचायत, फिर है वो जनपद मध्य स्तर पर, ये तो जिला है, ये है वो खंड स्तर है, और ये है वो ग्राम पंचायत गांव के स्तर के ऊपर, तीसरा निकाय। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक बात। फिर नगरीय क्षेत्र में आप आ जाओ तो सबसे जो नीचे आधार पर आती है, सबसे नीचे आधार पर नगर पंचायत, जहाँ छोटे नगर हैं, सबसे पहले स्तर के ऊपर ये आती है, नीचे के पायदान के ऊपर। तो ये नगर पंचायत आपकी आती है जहाँ 5000 की आबादी है, 5000 की आबादी है, और जो अभी शहर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक बात। उससे बड़ी इकाई आती है नगर पालिका, और उससे बड़ी इकाई आती है वो नगर निगम करके संस्था आती है जो महानगर में होती है, महानगर में नगर निगम। ये पूछा जाता है आपसे क्रमिक रूप से, सबसे नीचे नगर पंचायत, उसके ऊपर नगर पालिका, फिर नगर निगम, ठीक। यहाँ सबसे नीचे ग्राम पंचायत, सबसे नीचे की बात कर रहा हूँ, वहाँ सबसे नीचे नगर पंचायत, यहाँ सबसे नीचे ग्राम पंचायत, वहाँ मध्य में नगर पालिका, यहाँ कौन थी? जनपद पंचायत, या आप इसको ब्लॉक है वो कहोगे पंचायत समिति, मैंने बताया। और फिर यहाँ जिला पंचायत, इसको जिला परिषद है वो कह दो आप, जिला परिषद। पंचायत को, जिला परिषद को, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वो रहता है। तो भारत में स्थानीय शासन की बात की गई। स्थानीय शासन में 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई कि ब्राजील की
ये जो एक संविधान की है हम उदाहरण भी देखेंगे, उसमें किस तरह से ब्राज़ील के संविधान में जो नगर पंचायत है उनको विशेष हक है वो दिया गया। हमने पोर्तो एलेग्रे का एक उदाहरण भी है वो देखा था, किस तरह से वहाँ पर लोगों की भागीदारी। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसके ऊपर है वो हम थोड़ी सी विस्तृत रूप से बात कर लेते हैं कि 73वें है वो संविधान संशोधन में किस तरह से वो पंचायती राज जैसी व्यवस्था की बात की गई। तो 73वां संविधान संशोधन, और 73वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। किसने किया? संसद ने किया। ठीक है। भाग 9 क है वो जोड़ा गया एक संविधान में, और 11वीं अनुसूची बनाई गई। कौन सी अनुसूची बनाई? अनुसूची बनाई गई 11वीं अनुसूची बनाई गई, और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 243 क के रूप में है वो जोड़ा गया, और उसमें है वो प्रावधान किए गए पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। तो इसमें प्रावधान किसके बारे में किए गए? पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 92 में संसद ने किया, 11वीं अनुसूची जोड़ी, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, संवैधानिक रूप से संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये बात आप लिख लेना एरो डाल के उसमें। 92वें अनुसूची पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, और इसमें पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की एक व्यवस्था की गई। कैसा? आप देखोगे कि सबसे जो ऊपरी स्तर के ऊपर कौन है? जिला होगा। जिले के नीचे की सेकंड इकाई ब्लॉक होगी, और थर्ड जो स्तर होगा वो गांव का होगा। ठीक है। जिला होगा तो जिले के स्तर के ऊपर आप देखोगे कि जिले के स्तर के ऊपर जिला परिषद होगी। कौन सी संस्था होगी? जिला परिषद। और जिला परिषद होगी तो जिला परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? जिला प्रमुख। कौन होगा? जिला प्रमुख, मुखिया। ठीक है। संस्था का नाम, और ये स्तर, ब्लॉक स्तर। ब्लॉक के स्तर ऊपर जो संस्था होगी पंचायती राज की, उसका नाम आपका क्या होगा? पंचायत समिति। और पंचायत समिति का मुखिया कौन होगा? प्रधान होगा। कौन होगा? प्रधान है वो होगा। ठीक बात। गांव आ जाओ। गांव में क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी। एक गांव या 2 गांव या 3, 4, 5 गांवों को भी मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। आबादी को है वो उसमें देखा जाता है कि एक गांव और जिसकी कम आबादी है तो 2-3 गांवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत है वो बनाई जाएगी। और इसका मुखिया कौन होगा? इसका मुखिया होगा सरपंच। कौन होगा? सरपंच है वो होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का। पंचायती राज देख रहे हैं आप, यहां पर आ जाइए। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर के ऊपर होगी, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर, और जिला परिषद है वो जिले के स्तर ऊपर। ये पिरामिडाकार संरचना। सबसे नीचे का आधार किसका है? सबसे नीचे के यदि आप आधार की बात करोगे तो किसका आधार आ रहा है? आपके गाँव का आ रहा है। किसका आ रहा है? गाँव का आधार है वो आ रहा है। तो ये गाँव का आधार आपको निकल कर आए। पेन को चेंज कर लेते हैं। ये गाँव का आधार है। ठीक है, ग्राम पंचायत। दूसरा जो आपका आधार आया स्तर वो मध्यवर्ती स्तर है, और इसमें कौन है? पंचायत समिति। कौन है? पंचायत समिति बैठती। और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कौन है? जिला परिषद। कौन है? जिला परिषद। ये बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाया गया, और शक्तियां इसमें भी रिश्ती जाएगी। जिला परिषद शक्तियां आगे ट्रांसफर करेगा पंचायत समिति को, पंचायत समिति आगे पावर है वो ट्रांसफर करेगा गांव स्तर के ऊपर। इसलिए शक्तियां हैं वो एक तरह से विकेंद्रीकृत की गई। देश राज्य में, राज्य के है जिलों में बांटे की, जिलों को पंचायत समिति में दे दी, पंचायत समिति को है वो गांवों तक दे दी गई। यानी इतना विकेंद्रीकरण किया गया, इतने लोगों को है वो भागीदारी दी गई शासन में पर्टिकुलर रूप से। तो ये बेसिक पंचायत राज व्यवस्था है वो की गई। आपसे पूछा जाएगा कि पंचायत राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा है वो कब दिया गया? 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। ठीक बात।
अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक बात। क्या किया गया इसके तहत? कॉन्स्टिट्यूशनल है वो दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया, और अब है वो 3 स्तर बनाए गए, जिले के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर और गांव स्तर के ऊपर है वो बनाया गया। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है वो इसका होगा, इस तरह से ये है वो कार्य करेगी और संवैधानिक रूप से इसको मान्यता दे दी गई। ये एक स्तर हमने पंचायती राज का है वो बात की। अब पंचायती राज की बात ये की, एक इसको लागू है वो कब हुआ? लागू 92 में तो ये संसद ने पारित कर दिया और 1993 से ये लागू कर दिया गया, लागू। ठीक बात।